बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन एकेडमी। दोस्तों, एसपीएससी ने सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी का पहला टेस्ट 15 फरवरी 2024 यानी आज के दिन पे कंडक्ट किया है। और ये जनरल कैटेगरी या आर्ट्स कैटेगरी वाले जो हैं उन्हों का ये टेस्ट था, यानी साइंस कैटेगरी वालों का ये टेस्ट नहीं था। इसलिए आपने देखा होगा इसमें कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश, इस्लामियात और जीके और उर्दू या सिंधी यहाँ से आए हुए हैं। इसमें साइंस, बायोलॉजी वगैरह, केमिस्ट्री इनके क्वेश्चंस नहीं हैं। तो इसका पेपर हल करते हैं आज, यानी क्वेश्चन और उसके मैं आंसर भी आपको बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप आराम से और अच्छे से डेप्थ में इसको समझें और देखें, ताकि जो आने वाले टेस्ट हैं कल परसों और इसके अलावा जो साइंस कैटेगरी वाले हैं उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा हर सवाल में से, और कौन कौन से वो सवाल आप पूछ सकते हैं। तो इसकी की बिल्कुल मेरे पास है, मैंने खुद बनाई है। तो ये आपको मैं बताता जाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है। बाकी अभी ज़्यादा डिटेल बताने की इसमें टाइम ज़ाया करने वाली बात है। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, टोटल क्वेश्चन 50 आए थे इसमें। और ईच रॉन्ग क्वेश्चन के 0.5 मार्क्स होंगे, यानी हर सवाल के 2 नंबर हैं। तो अगर आप एक गलत करेंगे तो उसमें से 0.5 मार्क्स आपके कैंसिल होंगे, यानी 4 सवाल गलत करेंगे तो एक सवाल के मार्क्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब ये पेपर टाइप सी है। चलें आगे चलते हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ये आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गजवा खंदक ट्रेंच। बैटल ऑफ ट्रेंच जो थी, जिसमें मुसलमानों ने मदीना के गिर्द खंदक खोदी थी, गड्ढे खोदे थे, तो उसका दूसरा नाम कौन सा है? उसका ए ऑप्शन सही है, अहजाब। गजवा अहजाब भी उसको बोलते हैं, बैटल ऑफ ट्रेंच भी बोलते हैं, गजवा खंदक भी उसको कहते हैं। और ये खंदक खोदने का जो मशवरा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये किसने दिया था? ये दिया था हजरत सलमान फारसी ने, जिनका ताल्लुक फारस से था, यानी ईरान की साइड से उनका ताल्लुक था। तो उन्होंने बोला था कि ये हमारे इलाके में ये एक कॉमन टेक्निक है दुश्मन को अपने शहर से दूर रोकने की। मदीना की तीनों साइड पर जहाँ से दुश्मन के हमले का डर था, वहाँ बड़े बड़े से गड्ढे खोद दिए गए थे ताकि दुश्मन क्रॉस नहीं कर सके। जैसे वो क्रॉस करते थे तो यहाँ से मुसलमान तीर बरसाते थे और उनके ऊपर तलवारों से हमला कर देते थे, और वो गढ़ों में ही, खड्डों में, बड़े बड़े उनमें गिर जाते थे। तो इसका ए ऑप्शन जनाब सही है। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि भाई गजवाए खंदक ये हुई कब थी? और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसी में आया भी था। तो गजवाए खंदक का देखते हैं कि ये किस सन में हुई थी। नेक्स्ट है, हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो ईयर ऑफ सॉरो जिसको बोलते हैं, आमुल हुजन जिसको बोलते हैं, उसके दौरान किसका इंतकाल हुआ था? हजरत खतीजा, हजरत हमजा, हजरत अबू तालिब, या बोथ ए और सी। तो इसमें ए और सी यानी डी ऑप्शन सही है, जिसमें हजरत अबू हजरत अबू तालिब और हजरत खतीजा का इंतकाल हुआ था। और ये 10 हिजरी, सॉरी 10 नबवी को कहा जाता है आमुल हुज्न या ईयर ऑफ ग्रीफ, जिसमें हजरत खतीजा और हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ था। तो ये डी ऑप्शन इसमें सही है, बोथ ए एंड सी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रॉफिट इज। वो सहाबी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था वो है हजरत अवैस करनी। सी ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ से ना इस पर टिक भी लगाते जाते हैं। सॉरी। चौथा है, फर्स्ट
मॉस्क ऑफ इस्लाम वाज बिल्ट इन, इस्लाम की पहली मस्जिद जो है वो कब बनी थी? चौथे का ए ऑप्शन सही है। वन आफ्टर हिजरी, यानी फर्स्ट जो हिजरी थी उसमें बनी थी 622 एडी, मस्जिद कुबा जो मदीना के करीब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई थी। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज बीन मेंशन्ड इन कुरान? मोहम्मद का जो अल्फाज है वो नाम के तौर पर कुरान पाक में कितनी बार आया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है बी, यानी 4 दफा मोहम्मद एज अ नेम कुरान पाक में इसका जिक्र हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन द वे टू मिना? यानी जब हाजी मिना की तरफ जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में क्या पढ़ते हुए जाते हैं? तो छठे का सही ऑप्शन है सी, कलमे तौहीद। कलमे तौहीद चौथे कलमे को कहा जाता है, वो पढ़ते हुए जाते हैं मीना की तरफ हाजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग हज टचिंग ऑफ हजर अस्वद इज कॉल्ड? हज के दौरान जब हजर अस्वद यानी जिसको ब्लैक स्टोन भी कहा जाता है उसको छूते हैं, चूमते हैं हाजी तवाफ करते हुए, जब बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ करते हैं मक्का में हाजी, तो 7 चक्कर लगाते हैं। उस दौरान इस हजर अस्वद को जो छूते हैं या चूमते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है सातवें का डी ऑप्शन, यानी इस्तलाम उसको कहा जाता है। उस प्रोसेस को या उस एक्ट को इस्तलाम कहा जाता है। टचिंग या किसिंग ऑफ हजर अस्वद, किसिंग ब्लैक स्टोन, उसको इस्लाम कहा जाता है। अब ये बाकी जो 3 टर्म्स हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ये क्या है? तवाफ़ रुखसत, यानी आखिर में जो तवाफ करते हैं, तवाफ बोलते हैं। जो उसके बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाते हैं 7, उसको बोलते हैं तवाफ़ रुखसत। आखिरी तवाफ होता है जब हाजी हज करके वापस अपने घर को आ रहा होता है, आखिर में एक तवाफ करता है या हज खत्म हो जाता है उस वक्त ये तवाफ होता है। सही सही कहा जाता है। सही का मतलब होता है कि टू वॉक ब्रिस्कली, यानी तेजी से चलना। जो हाजी सफा और मरवा 2 हिल्स हैं उनके दरमियान जब चक्कर लगाते हैं उसको सही बोलते हैं। जो हजरत इस्माइल की जो वालदा थी, जब वो पानी की तलाश में इधर उधर भाग रही थी, तो उस वक्त उस एक्ट को जब हम हाजी करते हैं तो उसको सही कहा जाता है। सफा और मरवा के गिर्द चक्कर लगाना की तरफ आप। सी है रमी। रमी कहा जाता है कि जो शैतान को कंकरियां मारते हैं ना, उसको कहा जाता है स्टोनिंग। पत्थर मारते हैं उसको कहा जाता है रमी। तो इसका सही ऑप्शन इस्लाम है। ये बाकी 3 टर्म्स भी मैंने आपकी क्लियर कर दी। आठवां है, किबला वाज चेंज्ड फ्रॉम अल-अक्सा मॉस्क टू मस्जिद अल हरम। यानी पहले मुसलमानों का किबला जो था वो यरूशलेम था, मस्जिद अक्सा थी, तो वहां से मस्जिद हरम की तरफ किबला हमारा चेंज हुआ था। वो कब हुआ था? तो पहले तो आप क्लियर कर लें कि 2 आफ्टर हिजरी, यानी 2 हिजरी में वो क्लियर हुआ था, सॉरी चेंज हुआ था। आठवें का सी और डी ऑप्शन में आपको शक हो सकता है। अभी भाई वैसे तो रजब है, लेकिन इस क्वेश्चन के हवाले से या इन ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें शौबान का जो ऑप्शन है ये ज्यादा करीब करीब है और यही सही है। आठवें का सी ऑप्शन सही है। 2 हिजरी 624 ईस्वी, यरूशलेम जो कि शुमाल की तरफ था, नॉर्थ की तरफ था, और मक्का जो है वो साउथ की तरफ था। तो इसलिए 180 डिग्रीज पर मसल्ले घुमा के नमाज पढ़ते वक्त मुसलमानों ने अपने चेंज कर लिए थे, किबला चेंज हो गया था। जैसे ही किबला तब्दील करने की आयत नाजिल हुई अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नवा है, हु किल्ड प्रॉफिट्स अंकल हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हमजा, उनको किसने शहीद किया था? तो भाई नवे का सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन सही है, वहशी बिन हर्ब। नवे का डी ऑप्शन सही है। जो बाद में वहशी मुसलमान भी हो गया था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखने से या इसकी शक्ल देखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जब वो इनको देखते थे, इसको देखते थे, तो उनको अपने चचा याद आ जाते थे, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे। तो इसलिए नवे का डी ऑप्शन सही है।
10वां है बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फॉट इन, ये मैंने आपको कहा था ना कि ऊपर खंदक का क्वेश्चन दोबारा आएगा। तो ये देखें यहाँ पर, ये 10वें का बी ऑप्शन सही है। 5 5 हिजरी में ये जंग लड़ी गई थी। तो शवाल का महीना था ये, 30 दिन तक मुसलमानों का जो घिराव था वो हुआ रहा था, यानी कि जंग 30 दिन तक चली थी। कुफार उसके जो खंदक थी उसके पास से बैठे रहे, या वहां मुसलमानों के साथ उनकी झड़पें होती रहीं। तो 30 दिन तक ये जंग चली थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 को अगर सही से क्लियर करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 10 भी सही से आपका हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म, अब ये देखें इस्लामिक के यहाँ पर खत्म हो गई, ये दूसरे क्वेश्चन जो है वो सिविक्स के शुरू हो गए। व्हाट डज द टर्म सिटीजनशिप रिफर्स टू, सिटीजनशिप का क्या मतलब है? 11वें का बी ऑप्शन इसमें सही है। बी ऑप्शन है मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी विद राइट्स एंड ड्यूटी। सिटीजनशिप यानी शहरियत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से कोई बंदा बाहर जाता है, वो वहां पर क्या है, ग्रीन कार्ड उसको मिलता है, यानी उसको सिटीजनशिप मिलती है। फिर वहाँ गवर्नमेंट के ऊपर उसके कुछ राइट्स होते हैं, और वहाँ गवर्नमेंट की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं कि वो उसको फिल करे। उसको फिर भाई रहने की जगह दी जाती है, और उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, उसको सिक्योरिटी दी जाती है, उसको हेल्थ के फवायद दिए जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान का कोई शहरी है तो उसके पास एनआईसी होगा, और उसको हक होंगे, जैसे वो वोट डाल सकता है, वो जेल में जो है वो या उसको कोई कोर्ट में सू कर सकता है। कोई उसकी जान लेगा या उसके ऊपर कोई हमला करेगा तो वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगा, और फिर कोर्ट में उसको अगले को सू कर सकता है। तो ये कुछ राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं। ड्यूटीज हमारी ये हैं कि भाई हमने मुआशरे में इंतशार नहीं फैलाना, मुल्क के जो कानून है उसको ओबे करना है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना। तो ये सारे सिटीजनशिप के राइट्स और ड्यूटीज हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सिविक्स, सिविक्स का जो स्कोप है, सिविक्स की स्टडी में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं? 12वें का सी ऑप्शन सही है। अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन, जो शहरी होते हैं उनके जो हक हैं कानूनी, जो उनके हुकूक हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं सिविक्स में। लर्निंग अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये भी गलत है। देखिए आपको अगर नहीं भी पता ना, आप इन ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हैं भाई। देखें पहला ऑप्शन है स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम। स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम सिविक्स किस तरह से हो सकती है? ठीक है, ये तो कोई एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल लेमैन होके सोचें, ये तो इस तरह की कोई चीज होगी ना। फिर है लर्निंग अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्ट्री का सिविक्स के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है। और इसी तरह से डी ऑप्शन एक्सप्लोरिंग ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी यानी ये समंदर या जो ओशन है उनसे रिलेटेड कोई चीज लग रही है। तो अंडरस्टैंडिंग लीगल राइट ऑफ सिटीजन, ये सिटीजन शहरियों के हुकूक वगैरह, कानूनी हुकूक, तो ये ऑप्शन देखने से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 13वां है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है 12वें का। 13वां है व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सिविक्स, सिविक्स का जो स्कोप है, सिविक्स की स्टडी में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं? अब देखें भाई, आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस। आप बताएं भाई, जो शहरियों की या शहर की या एक मुल्क के जो शहरी हैं उनके हुकूक और उनकी जो फराइज हैं, उनकी स्टडी में मैथमेटिक्स और साइंस आ सकती है या नहीं? आप खुद इसका अंदाजा लगाएं। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, फल्कियात की जो स्टडी है वो आ सकती है उसमें। फिर है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सिटीजनशिप, हमारी जो हुकूमत है वो किस तरह से काम करती है, उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी ऊपर वजीर आजम है और फिर उसके नीचे एमएनए, फिर एमपीएस वगैरह, ये हैं पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्शन वगैरह किस तरह से होते हैं, सिटीजनशिप, और हमारी जो शहरियत है ये, या डांस एंड म्यूजिक। तो आप खुद देखें कि इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिविक्स जो है वो गवर्नमेंट, हमारी जो मुल्क की हुकूमत है, और इसके अलावा जो सियासत के जो तरीक़ेकार हैं, और शहरियत के जो उसूल हैं, इन चीज़ों की स्टडी को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। हाउ डज सिविक एजुकेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल, सिविक्स की जो तालीम है वो इनफरादी या एक शख्स पर किस तरह से असरअंदाज होती है? तो 14वें का है बी ऑप्शन सही, बाय फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। एक्सप्लेन अगर मैं करूंगा तो ये थोड़ा सा आपके लिए
लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन समझ में चीज आ जाएगी क्वेश्चन को किस तरह से देख के सॉल्व करना है आपने। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, आप पढ़ेंगे चारों ऑप्शंस को, समझेंगे, थोड़ा सा टाइम उसके ऊपर लगाएंगे, तो आपको सवाल आ जाएगा। अब देखें कि सिविक की जो तालीम है, पहले उसने बता दिया सिविक्स किससे रिलेटेड है। ठीक है, आपने समझ लिया कि भाई लीगल राइट्स किसी भी शहरी के राइट्स हैं। तो 14वें में जब वो बोलेगा कि वो एक इंफरादी, एक शख्स को किस तरह से असरअंदाज करती है, बाय इंक्रीजिंग इग्नोरेंस अबाउट सोशल इशूज। तो जब वो, ये तो एक शहरी को उसके हकूक के बारे में बता रही है और उसके फ्राइज के बारे में बता रही है, लेकिन ऑप्शन ए कह रहा है कि वो उसमें इग्नोरेंस, ठीक है, यानी जो उसके अंदर इग्नोरेंस पैदा कर रहा है, यानी उस चीज की ला ताल्लुकी, या उसके बारे में जो नो हाउ है, वो उसको कम कर रहा है। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। फोस्टरिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस, फोस्टरिंग का मतलब होता है किसी चीज को उसके अंदर डालना या बढ़ाना। ठीक है, तो जिम्मेदारी को बढ़ाती है, और इंसान की जो अवेयरनेस है, उसका जो इल्म है, उसकी नो हाउ है इश्यूज के बारे में, उसको बढ़ाती है। बाय प्रोमोटिंग डिवीजन एंड कंफ्लिक्ट, क्या तफर्रुका और जो है वो कंफ्लिक्ट, झगड़े वगैरह को फरोग देती है। या फिर डिस्करेजिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इंसानों के आपस में जो भाईचारा है या उनकी आपस में बातचीत है, उनको कम करती है। आप खुद देखें कि भाई ये तो बढ़ाती है इंसान के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस, इंसान की जिम्मेदारी का जो उसका सेंस है उसको बढ़ाती है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, और मेरे जो है वो हुकूक क्या हैं। तो इसके बारे में हमें ये बताती है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 15वां है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स, सिविक के जो तनाजुर में गवर्नमेंट, हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है या हुकूमत की नेचर है, वो किस तरह की होनी चाहिए, यानी हुकूमत किस तरह की होनी चाहिए इसमें। तो एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के, एक ही शख्स उसमें फैसले कर रहा है। अब आप देखें पाकिस्तान की जो हुकूमत है, या इवन इंडिया है या अमेरिका है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर क्या है, एक शख्स फैसले लेता है या ज्यादा, पार्लिमान है, मुल्कों के एक हुकूम नेशनल यानी कौमी पार्लिमान है, फिर सूबों के पार्लिमान है। तो उसमें क्या देखते हैं आप, सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है या ज्यादा बैठे हुए हैं। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी, सबके पास एक साथ अथॉरिटी है, बहुत सारे लोगों के पास है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, सारे मिलकर फैसले करते हैं और उनके पास ही अथॉरिटी होती है। एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सी में कह रहा है कि कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई हुकूमत का जो तरीकेकार है वो है ही नहीं। स्ट्रिक्ट मिलिट्री कंट्रोल, सख्त जो फौजी कंट्रोल है। तो आप बताएं कि गवर्नमेंट सिविक्स के तनाजुर में बी ऑप्शन सही है कि सारे मिलकर फैसले लेते हैं और सबके पास अथॉरिटी होती है कोई भी काम करने की। 16वां है, विच सोशल साइंस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स, इंसान का जो बर्ताव है, इंसान का जो बिहेवियर है ग्रुप में, यानी एक इंसान ग्रुप में रहता है, इसका क्या मतलब है कि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, सिर्फ अकेला एक शख्स जंगल में नहीं रह रहा है। हम क्या है, एक सोसाइटी में रहते हैं, अपनी फैमिली में रहते हैं, हम एक शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं। तो हाँ, इस साइंस को क्या बोलते हैं, इसको फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स में इंसानों की स्टडी करते हैं, फैमिली की स्टडी करते हैं। आप केमिस्ट्री में फैमिली की स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी में फैमिली की स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी तो इंसान की साइकी, यानी उसकी सोच वगैरह के साथ उसका ताल्लुक है। तो सोशोलॉजी, सोशोलॉजी यानी मुआशरे के बारे में जो स्टडी है, उसको 16वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17वां है, विच ह्यूमन राइट ट्रीटी स्पेसिफिकली एड्रेसेस द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हुकूक को कौन सी ट्रीटी एड्रेस करती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 17वें का कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, बाकी जो है कोई सिविल और पॉलिटिकल राइट सबके, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत सबको ये कर रहा है, लेकिन बी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पूरे जितने भी इंसान हैं उनके राइट्स के बारे में बात कर रहा है। बाकी ये टॉर्चर और दूसरे जो ह्यूमन डिग्रेड ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, जो इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहे होते हैं, उनकी बात कर रहा है, टॉर्चर वगैरह की बात करता है। तो बी ऑप्शन सही है। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पॉलिटिकल सिस्टम,
एक जो हुकूमती निज़ाम होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसका बेसिक यानी प्राइमरी मकसद क्या है, ये 18वां है। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। आइन बेटा एक हमारे पास भी एक है, एक बॉडी है जिसमें यानी एक किताब की तरह है, उसमें कुछ बेसिक कवानीन लिखे हुए हैं जिसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो कि देते हैं लीगल बेसिस ऑफ एवरीथिंग। उसमें सजाएं भी दी हुई होती हैं, उसमें इम्यूनिटीज भी बताई हुई होती हैं, और हर काम करने का तरीकेकार बताया होता है कि मुल्क में अगर इलेक्शन होंगे तो किस तरह से होंगे। हर आर्टिकल एक एक चीज को तय करता है कि भाई प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट होगा तो किस तरह से होगा। अगर जिस तरह से अभी इलेक्शन हुए हैं, इससे पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो किस तरह से बनेगी, 90 दिन का उसका टेन्योर होगा। तो वो सारी चीजें जो है वो आइन में बताई गई होती हैं। तो अब 18वें का आंसर हमने ढूंढना है। 18वें का सी ऑप्शन सही है कि भाई टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, आइन ये बताता है कि गवर्नमेंट या हुकूमत का स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी प्रेसिडेंट है, ये तो हेड ऑफ द स्टेट हो गया, लेकिन जो गवर्नमेंट का है प्राइम मिनिस्टर है, नीचे उसके एमएनए होंगे और मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट होगी, और इसी तरह सूबों में चीफ मिनिस्टर होगा और उसकी कैबिनेट होगी, और फिर अपोजिशन होगी, एक पार्लियामान होगा। एलोकेट पावर, हर किसी की पावर्स बताता है कि भाई प्रेसिडेंट क्या क्या पावर्स रखता है, और प्राइम मिनिस्टर क्या क्या पावर रखता है, मिनिस्टर्स के पास कौन सी पावर है, और ये सारी चीजें। पॉलिटिकल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट, और इंफरादी हुकूक जो है शहरियों के, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। यानी किस तरह से कि भाई एक जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, या फिर जो एक और माइनॉरिटी है, या वुमेन के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, मर्दों के राइट्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारा आइन हमें बताता है। और जो भी फैसले हो रहे होते हैं वो सारे आइन के तहत हो रहे होते हैं, सारे मुल्क में जो भी काम होते हैं वो आइन के तहत हो रहे होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। इसमें भी आप देखें ना, थोड़ा सा चारों ऑप्शन को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, आइन का काम सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना नहीं है, ये भी करता है, लेकिन इसमें भी हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी नहीं भाई, बाकी काम भी है, पॉलिटिकल है, सोशल है, ट्रेड वगैरह है, ये सारी चीजें भी आइन में चलानी होती है। टू आउटलाइन कल्चरल प्रैक्टिस, सिर्फ कल्चरल प्रैक्टिस सकाफती जो भी काम है वो सिर्फ आइन करेगा नहीं। टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड यानी जो बैन अवी तिजारत हो रही है उसको देखना नहीं। सी ऑप्शन सही है। 19वां है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल सर्विसेज। सोशल सेफ्टी नेट्स का क्या मकसद है? सोशल सेफ्टी नेट्स का मतलब ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में बिस्प है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और इस तरह से सेहत इंसाफ कार्ड है। बेसिक सेफ्टी नेट का मतलब ये है कि लोगों को बुनियादी सहूलियात देना और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी करना। तो इसमें सेफ्टी मेजर फॉर इंटरटेनमेंट इवेंट्स, यानी इंटरटेनमेंट खेलों वगैरह के लिए काम करना नहीं, ये नहीं है। फिर है डी में प्रोग्राम एक्सक्लूसिव टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ऐसे प्रोग्राम जो सिर्फ और सिर्फ मजहबी इदारों के बारे में हो, नहीं। सेफ्टी मेजर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, बिजनेस वगैरह है, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए सेफ्टी मेजर। या फिर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट टू इंडिविजुअल फेसिंग हार्डशिप, जो लोग तंगी में हैं उनको मुआशी और मुआशरती, यानी उनके मुआशरे में भी सपोर्ट करना, और फिर उनकी फाइनेंशियल हेल्प करना, पैसे उनको दे के उनकी हेल्प करना, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके और अपना कारोबार वगैरह कर सके, ताकि उनका घर का चूल्हा चल सके, वो कुछ अपना रोजगार कमा सके। तो ये बिस्प जैसे पाकिस्तान में मैंने आपको बताया, और इस तरह सेहत इंसाफ कार्ड है, ये गवर्नमेंट पैसे देती है गरीब लोगों को, ताकि वो अपना थोड़ा बहुत गुजर बसर कर सकें और कुछ अपने पाँव पे खड़े हो सकें। और इसी तरह स्टाइपेंड भी जो होते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, छोटे स्कूल में जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर पढ़ रहे होते हैं बच्चों के, ताकि उनकी तालीम को फरोग दिया जा सके, इसको बोलते हैं सोशल सेफ्टी नेट्स। ये इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं तालीम में और फिर उनको कारोबार वगैरह में। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 20वां है विच यूएन एजेंसी इज डेडिकेटेड टू एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन, यानी कौन सी यूनाइटेड नेशन की, अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा है जो
रिफ्यूजीज या यानी जो लोग अपने मुल्क से निकल के दूसरे मुल्कों में भटक रहे होते हैं, जिनके मुल्क में जंग वगैरह हो जाए या कोई और मसला है, उनकी जान को खतरा है, फिर वहां से निकल के, अब आपने देखा होगा ना कि भाई कभी बात कर रहे हैं कि लीबिया से लोग निकले या अफ्रीका के लोग जो है वो यूरोप जाते हुए समंदर में कश्ती डूब गई तो वहां मर गए, इतने लोग डूब गए, इतने लोग ये हो गया, इतने लोग वो हो गया। तो ये सारे रिफ्यूजीज होते हैं। रिफ्यूज का मतलब ये है कि पनाह लेना अपने मुल्क में, अगर उनको कोई परेशानी है, उनकी जान को खतरा है, तो दूसरे मुल्क में अपनी जान बचाने के लिए वो रिफ्यूज लेते हैं, पनाह लेते हैं। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, देखिए नाम ही लिखा हुआ है इसमें, ये उनके साथ डील करता है। बाकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP तो उनको पूरी दुनिया में खाने के ऊपर ये काम करता है कि भाई गंदम की शॉर्टेज ना हो और दूसरी खाने की अशिया जो है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, इसमें क्या है, इमरजेंसी फंड सॉरी, ये बच्चों के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर काम करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तो IMF, आप सबको पता होगा कि भाई ये मुल्कों में लोन वगैरह देता है और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो सेट करके देता है। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो भाई जो सी ऑप्शन है ये सही है। ये 21वां है, हसन अली अफंदी स्टैब्लिश हिंद मोहम्मदन एसोसिएशन विद द एडवाइस ऑन द एडवाइस ऑफ। हसन अली अफंदी का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन का कयाम रखा, इनकी फाउंडेशन रखी। तो इन्होंने किसके मशवरे पे ये किया था? 21वें का सी ऑप्शन सही है, सैयद, जस्टिस सैयद अमीर अली। और 1884 में, 1884 में ये जो है सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई। फिर है फ्यू इंडिविजुअल सिग्निफिकेंटली अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, fewer still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with creating a nation state, मोहम्मद अली जिन्ना did all of three। ये कोटेशन है, ये किसने लिखी है? ये कह रहे हैं कि ये किसने लिखी है, ये स्टैनले वॉलपर्ट, जिन्होंने जिना ऑफ पाकिस्तान किताब लिखी, ये उनकी एक कोट है, वहां से उनकी किताब से एक ली गई है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लें। जिना ऑफ पाकिस्तान, स्टैनले वॉलपर्ट अमेरिकन हिस्टोरियन है, स्टैनले वॉलपर्ट, उन्होंने लिखी है और उनका इंतकाल हुआ है February 19 2019 को। ये सारी चीजें इनके बारे में आप नोट कर लें। और जिना ऑफ पाकिस्तान जो किताब है, जिस किताब से ये लिया गया है, ये जो लाइन है, ये जिना ऑफ पाकिस्तान है, 1984 में इन्होंने लिखी थी स्टैनले वॉलपर्ट। और इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर भी इन्होंने एक किताब लिखी, जुल्फी ऑफ पाकिस्तान, वो भी इन्हीं की है, स्टैनले वॉलपर्ट की। 23वां है, व्हेन वाज द नेम ऑफ लालपुर चेंज टू फैसलाबाद, लालपुर जिसका नाम तब्दील करके फैसलाबाद रख दिया गया, वो कब हुआ? वो 1 सितंबर 1977 में, जब हुकूमत पाकिस्तान ने, जो शाह फैसल हैं, किंग फैसल हैं, सऊदी अरेबिया के थे, उनके नाम या उनकी जो खिदमात थी या उन्होंने जो हेल्प की थी पाकिस्तान की, तो उसमें उसके एजाज में इस शहर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रख दिया गया। तो 23वें का ए ऑप्शन सही है। और लयाल जो है वो अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कंपनी वाज फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे पहले जो हवाई कंपनी आई थी या उन्होंने काम किया वो कौन सी थी? वो ओरिएंट एयरवेज है। 24वें का बी ऑप्शन सही है। 25वां है, वजीर खान मॉस्क इज इन, वजीर खान मॉस्क लाहौर में है। ये बड़ा मशहूर सवाल है, आता रहता है SPSC के बहुत एग्जाम्स में आता है। इसी तरह से मोहब्बत खान मॉस्क पेशावर में है। ये मॉस्क जो है ना, ये जो मुगलों के दौर में बनी हुई है, ये सारी आप देखें। शाहजहानी मॉस्क या बादशाही मॉस्क जो कि ठट्ठा में है, ये भी शाहजहां ने बनाई थी। और जो बादशाही मॉस्क लाहौर में है, ये किसने बनाई थी? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान, मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा। बादशाही मॉस्क लाहौर में किसने बनाई थी, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो भाई इसका बी ऑप्शन चाहिए 25वें का। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। 1634 में ये वजीर खान मॉस्क बनी थी। हकीम इल्मुद्दीन जो कि गवर्नर थे लाहौर के, उसका नाम था वजीर खान, उसका लकब कह ले। और शाहजहां ने उसको ये लकब दिया था। शाहजहां जो चौथे मुगल बादशाह थे।
सॉरी, पांचवें मुगल बादशाह, जो ग्रेट मुगल जिनको कहा जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये पांचवें जो बड़े मुगल बादशाह थे, उसने ये बनाई थी। और शाहजहां के नाम पे बहुत सारे हैं। कहा जाता है कि आर्किटेक्चर का इसको बहुत ज्यादा शौक था। पार्क्स वगैरह इन्होंने बनाए, और इसके अलावा बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्होंने बनाए हैं। 26वें का, व्हाट वाज दी रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह? शाह वलीउल्लाह का पूरा नाम क्या था? शाह वलीउल्लाह कुतुबुद्दीन अहमद शाह वलीउल्लाह का पूरा नाम था। सी ऑप्शन इसमें सही है। अब शाह वलीउल्लाह कौन है? ये वही है हिज्जतुल बालिगा जिसने लिखी, या जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी को एक खत लिखे थे कि भाई आके मुसलमानों की मदद करो और मराठों को क्रश करो। और फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो ये वही शाह वलीउल्लाह हैं। 1703 में ये पैदा हुए, जब आखिरी बड़े मुगल औरंगजेब का जो है वो बिल्कुल डाउनफॉल था। 1703 में ये पैदा हुए। 1707 में मुगल बादशाह, छठे मुगल बादशाह औरंगजेब का इंतकाल हो गया था। और इसके बाद मुसलमानों का डाउनफॉल था, मुगलों का डाउनफॉल था। और इन्होंने ये देखा, और फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने आके मराठों को शिकस्त दी थी। हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है उसमें ये बात है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 27 में कहा, इन विच ईयर मौलवी तमीजुद्दीन स्पीकर ऑफ डिसॉल्व असेंबली फाइल्ड अ पिटीशन विद सिंध हाई कोर्ट क्वेश्चनिंग द पावर ऑफ गवर्नर जनरल टू डिसॉल्व द असेंबली? मौलवी तमीजुद्दीन स्पीकर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। गवर्नर जनरल ने क्या किया था, इनकी जो असेंबली थी उसको तहलील कर दिया था, उसको डिसॉल्व कर दिया था, और इनको घर भेज दिया था, ये समझे आप। तो मौलवी तमीजुद्दीन रहे नहीं भाई, उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस फाइल किया, और फिर सिंध चीफ कोर्ट में ये केस फाइल किया। तो कब उन्होंने ये काम किया था? 17 नवंबर 1955 में। 27 का ए सही है। 28वां है, ब्रिटिश एनेक्स पंजाब, जो अंग्रेज थे उन्होंने पंजाब कब छीना, या पंजाब पर कब कब्जा किया? वो किया था 1849 में, 1849। ए ऑप्शन इसका सही है। उस वक्त के जो लॉर्ड थे, लॉर्ड डेलसी थे, जो ब्रिटिश राज का जो सबसे बड़ा था, और इन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की थी। और यहाँ से जो पंजाब में सिखों की उस वक्त हुकूमत थी, और उस वक्त जो 11 साल का दुलीप सिंह था, जिसके ऊपर ब्लैक प्रिंस भी एक मूवी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसको उन्होंने उसका जो महीना स्टाइपेंड होता है उसके ऊपर उसको भेज दिया। यानी मारते नहीं थे अंग्रेज, उनको जो है वो नजरबंद कर देते थे एक जगह पे, और उनको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती रहती थी, वजीफा मिलता रहता था, उससे वो अपना गुजारा करते रहते थे। तो 1849 में इन्होंने, अंग्रेजों ने पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया। 29, हु इस्टेब्लिश्ड विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर? 1864 में गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल बड़े मशहूर हैं, सर सैयद अहमद खान। सी ऑप्शन सही है। सर सैयद अहमद खान के बाकी स्कूल भी आप देखेंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बनाई, अलीगढ़ कॉलेज कब बनाया, तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। और सर सैयद अहमद खान की जो कब्र है वो कहाँ है? बड़ी मशहूर बात है। अभी मैंने जवाब भी उसका दे दिया, अभी बात भी कर दी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 30th है, द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड, और पाकिस्तान का जो झंडा है वो कब अडॉप्ट किया, यानी बना के फिर ऑफिशियली जो है वो उसको अडॉप्ट कर लिया, और तब से वही चल रहा है। वो कब किया? 11 अगस्त 1947 को, जब हमारे जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके साथ कायद आजम ने खिताब किया था, जिसमें मशहूर जुमले हैं ना कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल। तो ये सारा ये 11 अगस्त को अडॉप्ट किया था। तो ए ऑप्शन इसमें सही है 30वें का। अब इसमें से क्वेश्चन यह आ सकता है कि ये झंडा किसने बनाया था? हु डिजाइन नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? मिस्टर अमीरुद्दीन किदवाई। और इसी तरह से पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम किसने बनाया था? वो मोहम्मद अनवर का नाम आता है उसमें, तो उन्होंने डिजाइन किया था, या उन्होंने बनाया था। 15 सितंबर 1951 को हमने ये अडॉप्ट किया। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज अडॉप्टेड ऑन 15 सितंबर 1951। और पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है GMT+5 है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे है, GMT+5 है। इसी तरह मीनार पाकिस्तान 1968 में बन के तैयार हुआ, नसीरुद्दीन मुराद इसके आर्किटेक्ट थे। इसी तरह कायद आजम का जो
मज़ार है वो यहिया मर्चेंट 1960 में उन्होंने बनाया था। 1960 में, सॉरी, इसकी फाउंडेशन दी गई थी, यानी बुनियाद रखी गई थी। अयूब खान ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, और यहिया खान ने 1971 में इसको इनॉग्रेट किया था, बन के तैयार हो गया था। तो ये सवाल आपने जरूर देखने हैं इस तरह के। चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज स्पेल्ड रॉन्गली। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है। तो 31वें में हम देखते हैं कि ए जो है ये गलत है, इसका कोई मतलब आपको नेट पे आप देखें तो मिलेगा नहीं। पर्सनल, ये ठीक है कि कुछ लोग जो एक फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एम्प्लॉयज को पर्सनल कहा जाता है, यानी अफरादी कुव्वत। नोशनल बोलते हैं तसव्वुराती, यानी जो ख्याली आप चीज सोचते हैं जिसको हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो है। और नेशनलिस्ट, यानी जो अपनी कौम के बारे में सोच रहा हो, तो कौमी जिसको कह सकते हैं वो है। तो ये तीनों अल्फाज सही है, पहला ए गलत है। 32 में कह रहा है कि ऐसा शख्स जिसकी उम्र 90 से 99 साल के दरमियान में है, तो उसको क्या कहा जाता है। अब देखिए, 90 से 99, 99 से है, आप एक तो इसको अंदाजा लगा सकते हैं, नैनोजिनेरियन। और है भी यही सही। ए में है सेप्चुआगिनेरियन। सेप्चुआगिनेरियन वही कहते हैं कि जिसकी उम्र 70 साल के 70 साल से लेके 79 से, यानी 80s में जिसकी हो, 70 से 79 के दरमियान में। और इसी तरह सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन बोलते हैं 100 से 109 साल के दरमियान जिसकी उम्र हो। और ऑक्टीजिनेरियन बोलते हैं जिसकी 80 से 89 के दरमियान में उम्र हो। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 33 है मीनिंग ऑफ द इडियम ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड। ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड, ये एक इडियम है, मुहावरा है, इसकी मीनिंग आपने बतानी है। ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, इन डिसग्रेस, विद अ हैवी हार्ट, व्हेन इट वाज रेनिंग। तो इसमें इन डिसग्रेस यानी बहुत बुरी हालत में या शक शुबहात की हालत में उसने गांव छोड़ दिया। इन डिसग्रेस, बी ऑप्शन सही है। मीनिंग ऑफ इडियम, शी ट्राइड टू स्लिप ऑफ बट वाज कॉट इमीडिएटली। उसने कोशिश की कि चुप करे के निकल जाए, लेकिन वो पकड़ी गई। तो स्लिप ऑफ का मतलब यहाँ पे आपने बताना है, तो इसका मतलब है लीव क्वाइटली। 34 का सी ऑप्शन सही है कि चुप करके निकल जाना कहीं किसी जगह से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, ये पूरा सेंटेंस, पर्सन हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। इसके लिए एक अल्फाज आपने बताना है, यानी ये 4 अल्फाज हैं, इनमें से ढूंढ के कि ऐसा शख्स जो इस गेट से, इस दरवाजे से बगैर परमिशन के, बगैर इजाजत के जाएगा या आएगा, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पासर्स बाय, ट्रेसप्रेसर्स, कल्प्रिट्स, एब्सकॉन्डर, ये 4 अल्फाजों की मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, फिर आपने फैसला करना है। एब्सकॉन्डर से शुरू कर लेते हैं, या पैसर बाय से शुरू कर लेते हैं। पैसर बाय का मतलब ये है कि किसी जगह से गुजरने वाला शख्स, यानी वन हु और दैट विच बाय पासिव। ठीक है, कहीं से गुजर गया है, कहीं से भी, लाजमी नहीं है परमिशन मिले या ना मिले। कल्प्रिट बोलते हैं कि ऐसा शख्स जिसने कोई जुर्म किया हो या कोई गलत काम किया हो, कोई क्राइम किया हो या गलत काम किया हो। एब्सकॉन्डर बोलते हैं कि ऐसा शख्स जो छुपता फिर रहा हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क चला जाए, अपना मुल्क छोड़ के। इस तरह से नवाज शरीफ साहब के बारे में बोलते हैं ना कि वो एब्सकॉन्डर है, भगोड़ा जिसको बोलते हैं, कि मुल्क से भाग रहा है, बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए या कानून से बचने के लिए मुल्क से भाग रहा है। तो ट्रेसपेरेसर्स बोलते हैं कि ऐसा शख्स जो किसी जगह पे या किसी और की जमीन के ऊपर दाखिल हो जाए और उसने परमिशन भी ना ली हो। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ट्रेसपेरेसर, ऐसा शख्स जो कहीं से गुजरे बगैर इजाजत के। तो ये इस जुमले के हिसाब से बी ऑप्शन सही है। 36 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाइड अनइंटरप्टेड व्यू। वाइड अनइंटरप्टेड व्यू का मतलब है बहुत दूर तक देखना और उसमें कोई रुकावट भी ना हो। तो विंडो व्यू, पेनोरामा, मैक्रोस्कोपिक या ईगल व्यू। अब विंडो व्यू किसको बोलते हैं कि विजिबल फ्रॉम द विंडो, यानी खिड़की से आप किसी भी चीज को देख रहे हैं उसको बोलते हैं विंडो व्यू। आप देखते हैं ना बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं या रिजॉर्ट्स होते हैं, उसकी ऐसे खिड़की से पर्दा हटाते हैं तो बाहर
अच्छा व्यू नजर आता है, समंदर नजर आता है, ग्रीनरी नजर आती है, पहाड़ नजर आती है, बर्फ नजर आती है, तो उसको बोलते हैं विंडो व्यू। देखें कितना अच्छा है इसका। पेनोरामा आपके मोबाइल में एक फीचर होता है, जब आप फोन को ऐसे घुमा के 360 डिग्री की पे घुमा लेते हैं और बाद में एक तस्वीर आती है जिसमें पूरी तीनों साइडों को की तस्वीर, झलक आपको एक ही तस्वीर में सामने नजर आ जाती है। तो वाइड अनइंटरप्टेड व्यू इसको बोलते हैं। मैक्रोस्कोपिक यानी जो आम आंख से आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से देखें, लेकिन मैक्रोस्कोप जो आम आंख से आप देख सकते हैं। ईगल व्यू का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से देखना कि हर चीज को नोट करें आप, ईगल व्यू उसको कहते हैं। लेकिन वाइड अनइंटरप्टेड व्यू पैनोरामा सही है, बी ऑप्शन सही है। फिर है सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेट, यानी ये जुमला दिया है, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल। ठीक है, हम मामूली चीजों में ज्यादातर वक्त जाया कर देते हैं। इसका आपने पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस देखते हैं, मच टाइम वाज वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स, ये है वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो ये देखें, तीसरा और चौथा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब वी को चेंज, जब प्रोनाउन इसका चेंज करते हैं तो ये देखें अस आ जाता है, वी का अस आता है, तो इसमें अस नहीं है, इसमें अस है। वी मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस। ठीक है, इसमें बाय भी नहीं है, अस भी नहीं है, तो ये सी ऑप्शन सही है। मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिपल। 38 है, इसमें भी सेम अपने पैसिव वॉइस में चेंज करना वर्ड, वन शुड नॉट गिव अनसोलिसिटेड अनसोलिसिटेड एडवाइस। हमें जो है वो गलत मशवरे नहीं देने चाहिए किसी को। ठीक है, तो 38 का डी ऑप्शन सही है, अनसोलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। ठीक है, अब इस तरह से 39 है सिनोनिम ऑफ ग्रेफिटी। ग्रेफिटी बोलते हैं कि वो आपने देखा होगा जिसको आम जुबान में ग्रेफी बोलते हैं। पेंट होता है एक, यानी जो पेंटर होता है ना, रंग करने वाला, वो दीवार पे कलर एक लगा के फिर हाथ में एक कपड़ा सा पकड़ के या कोई और चीज से ऐसे उसके ऊपर जो है वो निशान से बनाता रहता है, फूल फूल से बनाता रहता है, उसको बोलते हैं ग्रेफिटी। तो 39 का बी ऑप्शन सही है, डिसअपॉइंट। ठीक है, फिर है 40 का एंटोनाइम ऑफ गॉडी। गॉडी बोलते हैं कि ब्रिलियंट, साफ सुथरी चीज है, खूबसूरत चीज है। तो इसका जो अपोजिट हमने बताना है, डी रेब, ड्रेब, डी ऑप्शन इसमें सही है, यानी खराब। तो यहाँ से ये सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये उर्दू के जो ऑप्शन सवालात हैं ये आप देखें किसी बुक से। अगर आप सिंधी स्पीकिंग है, सिंधी लैंग्वेज से ताल्लुक है, तो आप सिंधी के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। दूसरा जैसे पेपर आएगा वो भी मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इसके ऊपर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन इसमें आपको लगता है कि इसका ऑप्शन मैंने गलत बताया है, तो बराए मेहरबानी उसका सही ऑप्शन अच्छे से रिसर्च करके वो मुझे बता दें, ताकि दूसरों की भी इसमें हेल्प हो सके। इंसान गलती का पुतला है, खता का पुतला है, और इसमें जब एसपीएससी वाले खुद की देंगे तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हों। तो इसको फाइनल ना समझें, खुद भी रिसर्च करें। इसके अलावा भी आप एसएसटी की प्लेलिस्ट पूरी नीचे है, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए गए हैं, वो आपकी ज़रूर इसमें हेल्प करेंगे। तो अभी यहाँ पे वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।